नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप की इस शुक्रवार को होने वाले विशेष सत्र रिकवरी के बाद ओल्ड टाइमर के साथ। और आज के जो हमारे ओल्ड टाइमर हैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहूंगा। आज के जो हमारे ओल्ड टाइमर है वो है हनी के भाई, जो कि मुक्तिदान ग्रुप दिल्ली से हैं और आपके डेट ऑफ सोसाइटी है 9 अप्रैल 2010। और आज हमारे साथ दिस टू शेल पास यह भी गुजर जाएगा इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो अनिल भाई, आपका एक बार पुनः ग्रुप के सभी मेंबर्स की तरफ से स्वागत है। और सेशन की शुरुआत इसी से यही जानना चाहूंगा कि अ, जब मैंने अपनी पहली अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करी, तब मुझे ये लगता था कि मैं शराब ज्यादा पीता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। और जब पहली मीटिंग अटेंड करी तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे वो मुझे कोई ज्ञान नहीं दिए, बल्कि अपने अनुभव द्वारा ये बताए कि पहली घूट पहला घूट नहीं पीना है, पहले घूट से दूर रहना है, एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ना है और यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन्स बताए गए अपने लोगों द्वारा। तो अ, ये स्लोगन्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इसका क्या रोल रहता है, क्यों बताए जाते हैं एक न्यूकमर को, इसके ऊपर प्लीज अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए। मेरा नाम हनी है। मैं एक शराबी हूँ। बड़ी सही बात बताई। मुझे भी अपने वो दिन याद आ गए जब मैं मुक्तिदान ग्रुप में इनिशियल ईयर्स में 2010 में मैं आता था। वहां पे हमारे एक ओल्ड टाइमर होते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, दिसंबर जी। वो बैठे होते थे आगे की चेयर पे और बड़ी शांति से, बड़ी संयमता से बैठे होते थे वो। मैं उनसे बड़ा प्रभावित होता था। तो मैं उनको कई बार, 1 महीना 2 महीना जब मेरा हुआ, तो मैं उनसे जाता था उनके पास कि दिसंबर जी, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें चल रही है मेरे अंदर, गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है। उनका बड़े प्यार से होता था, वापस आते रहो। और उनकी बात सुन के मुझे आता था गुस्सा। वो, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं। इनसे मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मांगा है, वो कहते हैं वापस आते रहो। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैंने फिर उनसे सवाल पूछना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये आदमी बेकार है, ये बस अटक गया यहाँ पे, इसको कुछ आता नहीं है। थोड़े दिनों बाद जब मेरी रिकवरी के 1-2 साल हुए, तब मुझे उनकी उस चीज का समझ में आना शुरू हुआ। क्योंकि जो मेरे जैसे शराबी को ना, एक शराब ने एक चीज दी है, वो दी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने शराब पी हो और उसका मुझे मजा 4 घंटे बाद आया हो। मुझे हर सवाल का जल्दी जल्दी जवाब चाहिए और पेशेंस था नहीं। अब मैं आपको अपनी थोड़ी शराबीपन की हिस्ट्री में जाऊं अगर मैं, तो शराब ने मुझे निकम्मा बना दिया था इमोशनली। मेरे हर इमोशन के साथ में शराब जुड़ी हुई थी। जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं ना, तो अपने आप से सवाल नहीं करते हैं कि यार मुझे ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसी तरह ही मेरे अंदर कोई इमोशन अगर जागरूक होता था, सपोज गुस्से का, तो गुस्सा अगर मुझे आया है तो गुस्सा निकालने के बाद सबसे पहले ध्यान आता था मेरा, चल ठीक है। अगर मैं बहुत खुश हूं आज, तो पहला इमोशन आता था चल ठीक है। नाराज हूं किसी से, बोल नहीं पा रहा उसको, तो पहले पहला इमोशन आता था चल ठीक है। तो मैंने अपने हर इमोशंस के साथ में उसका आंसर सिर्फ एक ही था, चल ठीक है। और जब शराब छोड़ी मैंने, तो मुझे इन इमोशंस के साथ में लड़ना नहीं आता था और मुझे जवाब चाहिए था कि कैसे लड़ूं, जल्दी जल्दी बताओ ताकि ये चीज खत्म हो। धैर्य, जिसको हम पेशेंस बोलते हैं, वो था ही नहीं मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझको इमोशन से लड़ना आता नहीं है और मुझे जवाब मिलता है वापस आते रहो, तो मेरे अंदर क्या चलेगा कि भैया आई वांट आंसर्स। उन्होंने मुझे धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कराया
दिस टू शैल पास। क्योंकि उनसे बात करने के बाद मैंने घर गया, बोला कहा यार यहाँ जवाब नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जा अभी। दारू तो पी नहीं सकता, क्योंकि दारू पिएगा एलर्जी होगी, एलर्जी होगी फिर दोबारा ऑब्सेशन बनेगा, तो उस विशेष सर्कल में दोबारा आ जाए, चल वापस घर चल। वहां से मुझे समझ में ही नहीं आता था कि करूँ क्या। फाइनली मैंने विशंबर जी, जब थोड़े 1 साल 2 साल सोबर हुआ ना, तो मैंने विशंबर जी से पूछा। विशंबर जी कहते हैं हम जैसे शराबी को ना इतनी जल्दी होती है हर चीज की कि उसको आंसर्स चाहिए, उसको शराबीपन का आंसर्स नहीं चाहिए, उसको आंसर चाहिए कि कैसे निकलूं इस चीज से बाहर। मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, बाकी सब ठीक है। आई डोंट वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे काम करना चाहता ही नहीं हूँ। एक पिक्चर आई थी ना, ये जो ऑल इज वेल, अपने चेस्ट पे हाथ मारता था वो, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है इस चीज को। मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे को मेरे टेम्परेरी स्पॉन्सर था मेरे को उस समय, स्पॉन्सर भी था, एक और को मैं मानता था। मैं हर बार किसी भी इमोशन से निकलने के लिए मैं घुटनों के बल आया था हमेशा। और मैंने खुले शब्दों में ये बात की थी ईश्वर से, ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे रास्ता दिखाओ। और वो चीज मैं आज तक फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझको मुझको एक इतनी ज्यादा हड़कंप था मेरे अंदर ना, क्योंकि एक शराबी, मेरे से शराबी के अंदर एक when he comes into रिकवरी, रिकवरी में आते ही उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है। और उसको द डैमेजेस ही हैज डन, जितना उसने पीछे हाहाकार मचा के आया होता है, उसको चाहता है कि जल्दी से ठीक हो जाए सारी चीजें। बट एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम। और फिर जैसे जैसे इस प्रोग्राम में आया, जैसे जैसे इन कदमों को, मैंने तो ये सारे वर्ड्स है ना जो रिजेंटमेंट, पावरलेसनेस, हायर पावर, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, मैंने पहली बार ए के अंदर सुने थे ये वर्ड्स भी। पर कैसे अब मेरे जीवन में दिस टू शैल पास, उसने मुझे एक्सेप्टेंस सिखाया, उसने मुझे एडमिटेंस सिखाया, उसने मुझे सरेंडर करना सिखाया। मैंने थोड़ा टाइम तो देना सीखा। ये सिचुएशन आई है ना मेरे सामने, थोड़ा टाइम तो दे इसको। क्योंकि मैंने अपने जीवन में हर हर बार जल्दबाजी में ना नुकसान उठाए हैं, और बहुत नुकसान उठाया है मैंने रिश्तों का, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे लगता था कि शराब छोड़ दी है, अब तो सबको मेरी सुननी चाहिए। मैं ये भूल गया था द डैमेजेस आई हैव डन। अगर सामने कोई बोल रहा है, 2 मिनट शांत होकर सुन तो ले उसकी बात ना। मैं उसी टाइम जवाब देता था और रिश्ते खराब करता था। जीवन भर ऐसा चला। जहां जहां मैंने अपने आप को टाइम दिया, मेरी सारी चीजें ठीक होने लगी। ये दिस टू शैल पास सिर्फ एक गलत टाइम के लिए नहीं है, अच्छे टाइम के लिए भी है। मुझे ये पता है कि ये समय भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। पर उस समय को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हमेशा सामने वाले की गलती निकाली है, कभी अपनी तरह अपना आईना नहीं देखा था मैंने कभी। पर जब देखा, टाइम दिया उस चीज को, चीजें बनने लगती थी मेरी। और एक लास्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन लूंगा। अपने पहले 2 साल में ना मैं इतना स्लो हो गया था कि मुझे लगता था बेवकूफ बन गया हूँ मैं यार। पहले तो मेरे पास हर बात का ये जवाब होता था, हर बात का जवाब था मेरे पास, चाहे मुझे पता हो चाहे ना पता हो, पर जवाब मेरे पास हर बात का था। और कई बार मैंने नुकसान भी खाए हैं, कई बार रिश्तों से भी हारियां खाई है मैंने। पर जैसे जैसे उस इमोशन के साथ में मैंने अपने आप को, उस इमोशन को एक्सेप्ट करना शुरू किया ना मैंने, कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, ठंडा पानी पी लो, 2 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा। दारू के साथ भी मैंने ये किया है। अपने इनिशियल ईयर्स में मेरी क्रेविंग इतनी इंटेंस हो जाती थी कि मैंने अपने आप को 5 5 मिनट दिए हैं, 5 मिनट रुक जा, चल अब 5 मिनट और रुक जा। और वो कैसे कैसे दिस टू शैल पास, वो समय भी निकल जाएगा,
तब मेरी जिंदगी में उतरना शुरू हुआ था। जी, लोग बहुत बहुत धन्यवाद जी। आ, आप शेयर कर रहे थे और है ना, इनफैक्ट इस टाइम पे भी मुझे सिर्फ है ना बहुत सारे जो स्लोगन्स है ना, जो पोस्ट ओसीडी, वही याद आ रहे थे। शायद एक मेरे जैसे शराबी को है ना ये बहुत काम करता है। वन लाइनर जो मुझे याद रहते हैं, इंस्टेड ऑफ ना वो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं हाँ, वो धीरे धीरे समझ में आती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले सभी मेंबर्स से निवेदन करूंगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके जो भी प्रश्न हो इस विषय से संबंधित, अपने मन में कोई हिचक मत रखिए, अपने प्रश्न जरूर पूछिए, क्योंकि मेरा सिर्फ एक व्यू, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो आप सभी के प्रश्न हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे आए और अपने प्रश्न जरूर पूछें। तो अनिल जी, आपने ये तो बताया कि ये तो मतलब है ना सारी ही चीजों में काम करता है। इनफैक्ट जो शुरुआती जो टाइम है कि क्रेविंग्स आ रही है, बहुत ज्यादा क्रेविंग आती है, शुरू में नींद की दिक्कतें होती हैं, तो वहां पे भी ये काम करता है। बल्कि ऐसा बोला जाए कि वन डे एट ए टाइम को एक जीने का एक दूसरा तरीका ही है ये। लेकिन तो क्या ये सिर्फ मतलब टालना, चीजों को टालना, सिर्फ ये समझाता है ये स्लोगन कि इस कुछ एक्शन करने के लिए भी हमें मतलब प्रेरित करता है? मैंने बड़ा सही सवाल किया है आपने। मैं चीजों को कभी टाला नहीं है। देखो, मैं जब शराबी बना था ना, जब शराबी मैं ए में आया था, तो दो चीजें थी। एक तो था एडमिटेंस और एक था एक्सेप्टेंस। एडमिट करता था मैं एडमिट करता था कि मैं एक शराबी हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी खराब हो सकती थी, खराब हो चुकी थी। मेरी पारिवारिक स्थिति खराब थी, मेरी शारीरिक स्थिति खराब थी, पैसे के मामले में मेरा काफी नुकसान हो चुका था, और बाकी चीजें चल रही थी। तो सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपने आप को शराबी माना था, एडमिट किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक मेरे को उसका सोल्यूशन नहीं मिला। इसी तरह ही मेरे जीवन में बहुत सारे रिकवरी के अंदर सिचुएशंस आई हैं। सिचुएशंस के अंदर वो इमोशंस जागृत हुए हैं, डर के, गुस्से के, क्रेविंग के, अकेलेपन के, चिंता के, वो सिचुएशंस आई हैं। मैंने क्या किया, उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने खाना खा लिया, मैंने इंस्टाग्राम कर लिया, मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया, डिस्ट्रैक्ट किया मैंने। पर जब मैंने उस इमोशन को एक्सेप्ट किया, जैसे ही मैं उस इमोशन को एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे मुझे रोना आए, आंसू आने दो यार, कुछ भी आए, पर मैंने एक्सेप्ट, जैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे अंदर हल्कापन आता है। और जैसे ही हल्कापन आता है ना, मुझे लगता है नहीं यार, ईश्वर मेरे साथ है, ये समय भी निकल जाएगा। पर वो एक्शन है ना, जो जब तक मैं डिस्ट्रैक्ट करता रहूंगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो इमोशन मुझे बार बार तंग करता रहेगा, और बार बार मैं दिस टू शैल पास नहीं लगा पाऊंगा। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लेता हूँ, और एक्शन मैंने कैसे लिया था, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैंने एक ली कलम और कागज, मैंने उस इमोशन को ना उसी समय कॉपी पे उतार दिया, उस एपिसोड को ही उतार दिया मैंने, कि आज मैं जा रहा था, पापा ने मुझे गाली दे दी 10 लोगों के बीच में, और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस समय। मैंने ऐसा किया क्या था, मुझे समझ में नहीं आया कि पापा ने मुझे गाली दी। मैंने एग्जैक्टली उस एपिसोड को पूरा लिख लिया, और उस इमोशन को मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरे अंदर वो करेज आया कि सुबह मैं पापा के पास गया, तो उनका पापा, मुझे ना कल आपने मुझे सबके सामने बुला, मुझे मुझे बड़ा अजीब सा लगा पापा। पापा, आप मुझे बता सकते हो कि मेरी गलती क्या थी कल? मुझे मुझे अपनी गलती नजर नहीं आ रही। तो मेरे पिताजी ने मुझे मेरी गलती बता दी कि बेटा, तूने ये बकवासपंती तूने वहां की थी सबके सामने। तो और मेरा भी मूड खराब था, मैंने भी तेरे को सबके सामने गाली दी थी, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी तेरे को। पर मेरा मेरा अक्सर दिस टू शैल पास ना लगा के मैं क्या करता हूँ,
मैं उसी टाइम मम्मी को बताता हूँ पापा ने मुझे गाली दी इतनी ज्यादा, दीदी को बताता हूँ अपनी, और पापा को भी फोन कर दूंगा। आप ना, आप हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ में। जैसे ही मैंने उस accept लिखा, तो मुझे एहसास हुआ शायद शायद मेरी भी गलती जो मुझे नजर नहीं आ रही। और जब से मैंने उस इमोशन को पास होने दिया ना, तभी मैं इस चीज के बारे में सोच पाया। इंस्टेंट इम्पल्सिव कंपल्सिव रिएक्शंस मेरे हमेशा निकलते थे और हमेशा नुकसान देते थे मुझे। जैसे ही अपने आप को ठहरा, रोका मैंने अपने आप को, तो मुझे आंसर आने शुरू हो गए। इसी तरह ही क्रेविंग का ही मैंने क्रेविंग के साथ भी यही किया था कि चल यार रुक जा, 10 मिनट रुक जा, आधा घंटा रुक जा, देख अगर तू रुकेगा ना तो शायद तू निकल जाएगा। हाँ, रुकना मुश्किल, पानी पिया, वो सब चीजें मैंने करनी पड़ी। दिस टू शैल पास। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी जी। मैं वही सुन ही रहा था, और सही में किसी न किसी तरीके से मैं डिस्ट्रैक्ट करता ही हूँ, एक्शन लेना ही पड़ता है, अदरवाइज वो इमोशंस जो है या जो भी वो सिचुएशन है बहुत हावी हो जाती है। अ, और अभी आप ये शेयर कर ही रहे थे निभाई कि मेरी भी ये स्थिति थी। शुरुआत में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अभी भी है, उस समय पे कुछ ज्यादा थी। और रिश्ते नातों की तो मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो बैंड बजी भी थी। मतलब एक समय ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि 4-5 महीने के बाद में ऐसा लगा कि अब तो तलाक ही हो जाएगा, ऐसी एक स्थिति आ गई थी। वहां पे मेरे उल्टे मत से जब मैंने सुझाव मांगा तो उन्होंने बोला कि ये वक्त गुजर जाएगा में, और है ना, तुम थोड़ा ईश्वर पे विश्वास रखो, थोड़ा सा आत्म शांति की प्रार्थना करो, या फिर तुम प्रार्थना करो, घुटने पे जाओ। तो ये ईश्वर कहाँ से आ गया, ये प्रार्थना कहाँ से आ गया नहीं भाई, इसका इससे क्या संबंध है? मैं ना एक हमारे साउथ के शुरू शुरू, जैसे आपने शुरू में बोला ना, दाई विल बी डन नॉट माइन, तेरी इच्छा का पालन होगा मेरी इच्छा का नहीं। तो उस समय मैं एक उल टाइमर से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा कि एक काम करियो आगे से। मैंने कहा बोलो। कह रहा है कि तू हमेशा बोलता है ना ईश्वर की कृपा है, तो ईश्वर की कृपा कब बोलता है तू? मैंने कहा जब कुछ अच्छा होता है या मैं शेयरिंग करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ईश्वर की कृपा है। कह रहा है एक काम करियो, अब से जब तुमको लगे ना तेरे साथ बुरा हो रहा है, तेरे साथ बुरा नहीं हो रहा, ये तुझे लग रहा है तेरे साथ बुरा हो रहा है, तेरे अंदर चल रही है जो बातें, तुझे इसलिए लग रहा है। पर जब भी तुझे ऐसा लगे ना, तब भी तू ऐसा बोल दियो, ईश्वर की कृपा है, थैंक यू सो मच। तो उसने मुझे कहा था कि दाई विल बी डन नॉट माइन, तेरी इच्छा का पालन होगा मेरी इच्छा का नहीं। पर उसने कहा कि तू साथ में ये लगा दियो एक आगे लाइन कि गिव मी स्ट्रेंथ एंड करेज टू कैरी आउट योर विल। आज जो तेरी इच्छा मेरे लिए है ना, मुझे इतनी शक्ति दियो कि उसको पार कर सकूं। अब तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए मुझे नहीं पता। हमेशा मेरे बाहर कुछ बुरा नहीं हो रहा था, उसने समझाया, तेरे बाहर कुछ बुरा नहीं हो रहा, तेरे अंदर जो चल रहा है तुझे वो बुरा दिखा रहा है वो। तो इसलिए अभी शांत होके बैठ जा, 2 घंटे बाद तेरा पर्सपेक्टिव उसी चीज के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको बोलूं कि थिंक ऑफ एन एप्पल, तो आपके दिमाग में क्या आया? बताओ सर। अगर मैं आपसे पूछूं थिंक ऑफ एन एप्पल, तो आपके दिमाग में क्या आया? जी सर, अभी तो एप्पल ही आया। कौन सा एप्पल? हाँ। बताओ। दो तरीके के एप्पल आए, एक लाल वाला एप्पल आया, एक फोन वाला एप्पल आया। हाँ, तो है ना, अगर आपको मैं बोलता है हाँ कि मैं एप्पल के अंदर डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकता हूँ, तो हाँ, मुझे तो भी फिर हाँ, हाँ, अब वही है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरा उस समय दिमाग किस हिसाब से चल रहा है, मैं उसी एप्पल को दूंगा। मैं कहूंगा सामने वाला बेवकूफ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एक बार ना अ, मेरी वाइफ वो स्ट्रगलिंग थ्रू, जब मैं रिकवरी में था उसको कैंसर हो गया था, और एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप इन फ्रंट ऑफ मी। सब कुछ बिखर रहा था मेरे साथ में। मैं 6 साल की सोब्राइटी थी मेरी उस समय।
तो मैं कहता था भगवान तूने क्या कर दिया ये, एंड आई वॉज जैप्ड। मैं ना उसकी रिपोर्ट लेने जा रहा था एक डायग्नोस्टिक सेंटर में, और वहां पे रिपोर्ट ली मैंने, क्योंकि मेरी वाइफ को सेकंड टाइम हुआ था ये। रिपोर्ट लिया मैंने उसका वहां पे, तो वो जैसे ही वहां से बाहर निकला ना रिपोर्ट लेके, आई वॉज सो स्ट्रेस्ड। मैं बाहर निकला हूँ, बाहर एक ए मेंबर बैठा हुआ था उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में, जो स्ट्रगल कर रहा था 5 सालों से रिकवरी में आने के लिए। तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे आवाज मारी, हनी भाई। मैंने कहा, उसका नाम था एक्स जो भी था। मैंने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? कह रहा बस मैंने ना जॉब पकड़ ली है, तो मैं इस डायग्नोस्टिक सेंटर में वो देता हूँ, सामान देता हूँ। एंड वी हैड अ टॉक फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा मेरी उसकी, और मैं भूल गया कि मैं वो करने क्या आया था। मैंने कहा, कहता हनी भाई अब 6 महीने की रिकवरी हो गई है मेरी, एंड आई एम डूइंग इट गुड। गॉड हैज हिज ओन प्लान। ईश्वर के अपने प्लान है मुझे सोबर रखने के लिए, मुझे करने, अगर मैं करने दूं तो। मैं इतना इम्पल्सिव हो जाता हूँ चीजों के लिए, अपने इमोशन के आगे इतना, जिस तरह मैं अपनी क्रेविंग उसके सामने पावरलेस हूँ, मैं अपने इमोशन के आगे इतना पावरलेस हो जाता हूँ कि मुझे हल चाहिए अभी इसी वक्त। क्या हो रहा है मेरे साथ में? आई डोंट गिव टाइम टू माई ओन सेल्फ ऑल्सो। आधा घंटा बैठा, मेरे 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 दिमाग से वो निकल गया। तो जैसे ही उससे मैं निकल के बाहर आया, आई वेंट इनटू द सेम इमोशनल बेंच। मैंने कहा यार फक, ये क्या हो गया यार। उसी टाइम मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया। मैंने कहा यार, भगवान चाहता क्या मुझसे? अब जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये क्या है? उसके वर्ड निकले थे उसके मुंह से, देख हनी, तुझे उसने समुंदर में डूबने नहीं दिया, तो ये तो तालाब है, स्विमिंग पूल है तेरे लिए, तो को वहां का डूबने देगा। और जैसे ही उसने ये वर्ड बोले ना, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई यार। मैंने कहा चल देख लेंगे यार, इसको भी देख लेंगे, आने दे। जब मुझे पता है मेरे पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी शेयरिंग में भी बोलता हूँ, मुझे ना 2 लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं कैसा इंसान हूँ। एक मैं जानता हूँ मैं कैसा इंसान हूँ, एक मेरा ईश्वर जानता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। बाकी तो हर एक के सामने मैंने मुखौटा लगा रखा है यार। चाहे काम पे जाता हूँ बॉस हूँ, घर पे बाप भी हूँ, हस्बैंड भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैं आई प्ले सो मेनी रोल्स इन माई लाइफ, बट मैं अपने साथ कितना ईमानदार हूँ वो सिर्फ मुझे पता है। और ईश्वर मेरी, मैं अपने ईश्वर को भी कंफ्यूज कर देता हूँ कई बार। मैं उसको बोलता हूँ ये बात, मैं बोलता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ। तो ईश्वर भी मुझे कहता है यार तू एक जगह रहना, तू सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो तेरे किसी में भी सिंक्रोनिसिटी नहीं है कहीं भी। मैं अब तुझे क्या आदमी समझूं? तब मैंने कहा था अपने आप को, चल यार चल के देख, मुश्किल क्या होती है। क्योंकि मुझे जमाने ने सिर्फ ये सिखाया था इतनी उम्र में, झूठ बोल के काम आराम से निकलता है तो निकाल लेना यार। यहाँ सिखाया ईमानदारी से कर। मैंने कहा ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। तो जब करके देखा, हाँ मुश्किल बहुत हुई, बहुत मुश्किल हुई, जब करके देखा तो उसके जो रिवॉर्ड्स मिले ना, वो मैं अपनी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब आज सुबह भी मैं अ, यही एक और बात थी, सॉरी बीच में काट रहा हूँ अपने आप को ही। मुझे ना किसी ने कहा था, अगर ईश्वर की शक्ति को पहचानना है ना, कि ईश्वर है, तो वो तुमको नजर आएगा एक शराबी पे। एक शराबी जो रिकवरी में है, वो कहाँ से निकल के आता है? वो इतना धसा होता है जमीन के अंदर, और ईश्वर उसे कहाँ से निकाल के कहाँ बिठा देता है। बस उसको वही प्रैक्टिस करना है जो आज का टॉपिक है, दिस टू शैल पास। रुक जा, थम जा, सब ठीक होगा। विश्वास रख, अपने आप पे विश्वास रख, अपने कर्मों पे विश्वास रख, अपने आप के साथ ईमानदार रहे, सब ठीक होगा। आई होप आई हैव आंसर्ड। मतलब जी समझ में जी जी जी, बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। यही क्वेश्चन मैंने भी अपने उल्टे में से पूछा था, जो मेरे
एक शेयरिंग में थे, तो उनसे पूछा था मैंने कि कुछ समस्या थी, तो उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि यार तुमको समुद्र से निकाल के तुमको तालाब में फेंक के तुमको डुबेगा तो नहीं, है ना। तो थोड़ा सा तुम मैनेज करने की कोशिश मत करो, छोड़ा छोड़ो। तो वही चीजें याद आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। ये दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जैसे अभियानी भाई भी बोल रहे थे ना कि प्रश्न पूछा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दुविधा हो कि क्यों ऐसा बोला जाता है, दिस टू शैल पास, कैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है उसमें कैसे अप्लाई करें, तो जरूर आगे आए और पूछें। सनी भाई तब मैं तक एक चीज बोलूंगा मैं सर। पता है भाई लोगों, जब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगा ना, आपका अटपटा टेढ़ा मेढ़ा कोई सवाल है, जब तक हम अपने दिल से निकालेंगे नहीं ना उसको, उसका आंसर नहीं मिलेंगे। मैं तो इस समय मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस होता हूँ ना ये मीटिंग पे जाके, जब मैं देखता हूँ वहां पे न्यू कमर्स इतनी आसानी से वो बातें शेयर कर देते हैं ना, जो मैंने आज तक नहीं की थी। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो सुन के कि यार आज ये है जोश जज्बा ठीक होने का, कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कहीं भी बोल सकते हैं। जी आ, सवाल है। जी जयप्रकाश भाई, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, नमस्ते दोस्तों, जयप्रकाश शराबी। मेरा सवाल नहीं, कंफ्यूजन टाइप एक सेंटेंस आया दिमाग में। दिस 2 साल प्लस मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ मैं 24 आवर्स, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा मेरे को लगता है। अभी सोबराइटी मिल गई, 2-3 साल से आ रहा हूँ, मेरा कारोबार वापस चालू किया, लोन डेप्ट भी है, सब कर्जा वगैरह चुकाया, सब हेल्थ रिकवर हुआ, लिवर पूरा खराब हुआ था, सब अच्छा चल रहा है। ये भी चला जाएगा क्या? दिस 2 साल प्लस ये अच्छा चल रहा है, वो भी जाएगा क्या? इसके लिए कैसा मेंटल प्रिपेयर होना चाहिए मेरे को? जो वर्तमान जो अच्छी चीजें हो रही है वो भी कभी हाथ से जा सकती है क्या? इसके लिए कैसे बी प्रिपेयर फॉर वर्क बोलते हैं ना, उसके लिए मेरे को कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है? यही मेरा सवाल था। मेरा नाम हनी है, मैं एक शराबी हूँ। अच्छी चीज अगर आप कर रहे हो, अगर आप प्रोग्राम को हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, देखो हम लोग शायद अपने परिवार से, व्यापार में, कई जगह पे हम लोग थोड़ा पर्दा करते हैं। जहां मुझे अपने आप पे जरा सा भी डाउट होता है ना, मैं अपने ओल्ड टाइमर से, अपने स्पॉन्सर से, अपने फेलो मेंबर से बात कर लेता हूँ, और वहां पे मैं पूरी ईमानदारी से बात करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं वो करता हूँ ना, तो अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो खराब क्यों होगा? अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तो वो खराब क्यों होगा? जहां मैं गुड़की मारता हूँ ना, जहां मेरी इंस्टिंक्ट, जो 7 डेडली इंस्टिंक्ट है, वो कई बार ना मुझे थोड़ा सा देसी भाषा में बोलूं, उंगली करती है। तो वो उंगली करना शुरू करती है ना, तो मैं भटकना थोड़ा सा चालू करता हूँ, और मैं कहता हूँ यार आटे में थोड़ा सा नमक चलता है। अगर वो मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं इन चीजों को ईमानदारी से फॉलो कर रहा हूँ, तो गलत क्यों होगा मेरे साथ में? मेरा ईश्वर बहुत प्यार करता है। मैं अपने ईश्वर के साथ ना हमेशा, मेरा जो पहले रिश्ता था वो डर का था हमेशा। अब जो रिश्ता है मेरा ईश्वर के साथ में, वो प्यार का है। मैं उसे खुल के बोलता हूँ। मेरे अंदर जैसे इंस्टिंक्ट है, चाहे लस्ट की है, चाहे ग्रीड की है, प्राइड की है, मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है मेरे। मैं खुले में बोलता हूँ ईश्वर को, मैं अंदर भाई साहब ऐसा है, ये हरामखोरी जाग रही है मेरे अंदर अब, और ये मेरे लिए सही नहीं है। अब मुझे पता है आप तो नीचे आओगे नहीं, और मुझे रास्ता दिखा दो कि मैं इससे दूर कैसे रहूं। और ये जैसे ही मैं लिप सर्विस करके अपनी रिक्वेस्ट डालता हूँ ईश्वर के आगे, वो चीजों का मुझे उस दिन के लिए आराम से छुटकारा मिल जाता है। पर मुझे, अगर मैं ईमानदारी से अपने आप को पहचानता हूँ कि क्या चल रहा है, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? कोई बुरा नहीं होगा। दिस टू शैल पास। हाँ, ये समय भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे।
और वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, भाई को कैंसर हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोविड आ गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर हाँ, ईश्वर मेरे को देता भी उतना है जितना मैं झेल सकता हूँ। उसने मुझे उस दिन के लिए उतना प्रिपेयर भी कर दिया था कि अब तू फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तू उसको हैंडल कर सकता है आराम से। बस पेशेंस दिखाइयो, संयमित रहियो, बाकी सब ठीक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अली भाई। नेक्स्ट पे विशाल भाई का इंद्र से। विशाल भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम विशाल है, मैं एक शराबी हूँ। मेरा यार प्रश्न ये था कि मैं ना सवेरे, कल तो मेरे को पता नहीं था, वो डॉक्टर को पास मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई तो उसमें थोड़ा प्रोटीन की दिक्कत आई। किडनी ठीक है, उसके लिए तो थोड़ी सी आ रहा है, तो 24 आवर्स का। उसके बाद तो मैं इतना परेशान हूँ, मैंने पता नहीं किसे किसे फोन कर दिया। अभी तक मेरे को इतनी एंजाइटी, घबराहट, तो यार मैं पता नहीं, कभी किसी को फोन कर रहा हूँ, कभी किसी को, कभी रिपोर्ट है। मैं घबराया हुआ हूँ ना, मैं समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। मैं क्या यार, तो शराब छोड़ दी, 1.5 साल हो गया। और ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग टेस्ट करते हैं उन्होंने बताया है ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन लेते हैं ठीक हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो यार एक अजीब सा हो गया है ये। कुछ थोड़ा इसके बारे में सब बताएंगे? मेरा भाई, मैं एक शराबी हूँ भाई साहब। विशाल जी, ये भी बड़ी कॉमन है। हम शराबियों के साथ ना, हम लोग तिल का ताड़ ताड़ बना देते हैं। मतलब जब तक देखो कोई अच्छी बड़ी परेशानी ना हो ना, मुझे मजा नहीं आता। खाली बैठा हूँ, क्या करूँ? ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब ये जो मैं मेडिकल डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मुझे तो आज भी लगता है कि थोड़ी सी सांस फूल रही है या कुछ हो रहा है, भैया हार्ट अटैक आ जाएगा देखो। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है बहुत। और मेरा हाई के बाद भी मैं आई गो फॉर रनिंग। मैं रोज सुबह भागने जाता हूँ, दौड़ लगाने जाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोशिश करता हूँ रोज भागने की, करता हूँ। अरे डर के, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो ईश्वर गलत नहीं होने देगा मेरे साथ में। आप अपने आप को थोड़ा सा सोबर रखो और रिलैक्स रहो। आप हमने थर्ड स्टेप में तो ईश्वर को छोड़ दिया है। आज अगर मुझे कुछ होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है ना। मेरे जीवन में जो हो रहा है वो आना ही आना है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अपने आप को तो थोड़ा सा, मैं तो ये कहूंगा मेडिटेशन थोड़ी सी अगर शुरू कर सकते हो तो करो एक बार। बहुत आराम मिलता है इससे भी। पर इतनी टेंशन, डॉक्टर्स को दिखाओ रिपोर्ट। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इट्स रिकवर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा आराम से। अपने आप को, मैं मैं अपने आप को खुद गिराता हूँ, लोग नहीं गिराते हैं मुझे। मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ ना कई बार। उसने पहली बार जब उसको कैंसर हुआ था उस समय मेरी बेटी थी 1 साल की। सेकेंड टाइम जब कैंसर हुआ उसको, वो मेरी बेटी थी उस समय 14 साल की। और उसने अपने आप को हर उस स्थिति से निकाला है वहां से। इतनी कीमोथेरेपी सारा इतनी पेनफुल होती है, आज के दिन में वो एकदम स्वस्थ है। और हम लोगों ने किसको पछाड़ा, ये बताओ पहले आप। हमने पछाड़ा है अल्कोहलिज्म को, हमने उसको पछाड़ा है। तो ये सब चीजें क्या है, जिस तरह भाई भी कह रहा था ना, वो समुंदर में उसने डूबने नहीं दिया। तो ये तो स्विमिंग पूल है, ये तो तैरना सिखा दिया उसने हमको। हम तैर के आराम से निकल जाएंगे। हिम्मत ना हारो विशाल जी। पर इतनी हिम्मत हार गया ना मैं आज। इतने दिन से मैं इतनी प्रयास कर रहा हूँ, 1.5 साल से शाम को एक्सरसाइज, मतलब 1.5-2 घंटा सुबह चलना, 1.5-2 घंटा सारी रिपोर्ट्स मेरी ठीक है, सिर्फ वो थोड़ा सा प्रोटीन लॉस हुआ है। कुछ इसलिए नहीं यार मैं होता, इतना
अभी मैंने पता नहीं कितने लोग, पर इतना कई बार वाइफ का भी मुंह उतर गया, मेरा भी। मैं कहा, यार क्या बनाएगा जिंदगी का। उस टाइम मैं इमरजेंसी में डरा नहीं, और अब इतना घबराहट हो रही है ना, क्या होगा यार। चलो बाकी प्रेयर कर रहा हूँ। एक सेरेनिटी पे हमारे साथ कर लो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, मैं आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो हिम्मत दे प्रभु, उन चीजों को बदलने की उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। जिन्हें हम बदल सकते और इन दोनों में हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सतुक्ति दो। भेद जानने की सत्ता। थैंक यू सर, थैंक अब हम किस चीज को बदल सकते हैं? यू। जो मैं बदल सकता हूँ, आप क्या बदल सकते हो अभी? अब आप अपने घर वालों को हौसला दो, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ मेरा प्रभु है। विशाल भाई, शराबीपन की कोई दवाई नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से अगर प्रोटीन बढ़ा हुआ है, कम हो रहा है, तो उसकी दवाई जरूर है। और आप अपना घबराने की बात नहीं प्लीज, है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एकदम घबराने की बात नहीं है। ना 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 अच्छा, ना ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। किडनी ओह बाबूजी, किडनी खराब हो गई है, ऐसा तो। अरे हाँ जी, दो दिए उसने हमको, लिवर एक दिया था। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो इसलिए डरा, मैं कि रिपोर्ट मेरी ठीक है, वो तो उसने कहते उसने हैं लॉस हो रहा उसने उसने हमको लिवर एक दिया था, प्लस कई है। बेड़ा कर किया था। किडनी तो दो दे रखी है उसने। नहीं मतलब दवाई से हो जाता है ना सर, ये जो प्रोटीन लॉस होता है। अरे एकदम एकदम हो जाता है, हाँ जी, एकदम बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मुस्कुराते रहो। एक्सपीरियंस, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हिम्मत आ गई सर, थैंक विशाल भाई, आप अपना नंबर अभी चैट बॉक्स में छोड़ दें। यू। मैं अभी डालता हूँ, अभी डालता हूँ। नेक्स्ट, हिमांशु भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। मैं शराबी हिमांशु, ईश्वर की कृपा से, फेलोशिप की मदद से, आप सभी भाइयों के सहयोग से एक एक दिन कर पिछले 5 महीने से शराब के जहरीले रूप से दूर हूँ। क्या बात है। हनी भाई से मैं मेरी एक बर्निंग थी, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं अभी मेरी फैमिली के साथ नहीं रह रहा हूँ। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मुझसे अलग रह रहे हैं और मैं अलग रह रहा हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा जो शराबी जीवन रहा है, मैं अपने आप को ये समझा रहा हूँ कि 90% जगह मैं गलत था, पर 10% कहीं ना कहीं मेरी वाइफ भी कुछ ना कुछ गलत थी। तो है नहीं ना कोई। जी, हेलो। हाँ जी बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ, और मैं अभी जैसे अलग रह रहा हूँ, 5 महीने से अकेला रह रहा हूँ मैं। मेरे पास अभी कोई जॉब भी नहीं है। तो जैसे प्रोग्राम में मैं मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, मैं बिग बुक पढ़ रहा हूँ, बिग बुक समझ रहा हूँ, और मेरे को ये लग रहा है कि मैं रिसेंटमेंट में और ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में शायद डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरे अंदर वो चीज अभी आ नहीं रही है अंदर से कि मैं अपनी गलतियों के लिए अपनी वाइफ से माफी मांगू। तो अब उसमें मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा रिसेंटमेंट मुझे रोक रहा है, कि मेरा ईगो मुझे रोक रहा है, या मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे रोक रहा है कि मैं अपनी वाइफ से सॉरी बोलूं, माफी मांगू, अपने बच्चों से माफी मांगू। और कहीं ना कहीं मैं जब सोचता हूँ इस बारे में, तो मुझे लगता है कि यार 90% चलो मैं गलत था, पर 10% तो वो लोग भी गलत है ना। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि क्या मेरा ये सोचना सही है, ठीक है? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा रिटर्न कुछ वो हुआ है डॉक्यूमेंट की जिसमें हम लोग सेपरेशन के लिए जा रहे हैं। एक वर्बल हुआ है कि वो उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम आपके साथ इस तरीके से नहीं रह सकते कि आप रोज पी करके आओ, रोज लड़ाई झगड़ा हो। और मतलब वो मेरे बिहेवियर से, शराबीपन से तंग हो गए। तो रिटर्न में या ऐसा कुछ हुआ नहीं है लीगली, बस हम रह रहे हैं आपस अलग अलग। अब मुझे कभी कभी फील होता है कि मैंने गलतियां की है, और बहुत ज्यादा की है। और
कभी कभी मन में आता है कि हाँ यार मैं सॉरी बोलता हूँ, क्या जाता है यार, फोन है ना हाथ में, फोन उठा के बोलता हूँ, बात करता हूँ, और नहीं तो हालचाल ही पूछ लेता हूँ। अभी मेरी कुछ 5-7 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, कोई एक हमारे रिलेटिव में की डेथ हो गई थी, तो वहाँ वो आई भी थी, मेरे बच्चे भी आए थे, पर मैं बात नहीं की मैंने उनसे, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, और मैं ये चीज नहीं समझ पाया कि वो मैंने बात उनसे क्यों नहीं की। क्या मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे रोक रहा था, क्या मेरा ईगो मुझे रोक रहा था, या वो रिसेंटमेंट या खुन्नस जो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने निकाल दी है, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो अभी भी है। तो थोड़ा सा आप मुझे इस बारे में बताएंगे, गाइड करेंगे? अ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। अली भाई, इसके साथ में यही एक मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था कि ना सिर्फ ये पारिवारिक दिक्कतें और भी बहुत सारी दिक्कतें, शराबी जो है, मेरे जैसे शराबी सोबर होता है, कुछ दिन होते हैं, और उसमें ना वो आप पहले भी शेयर किए थे कि इसको अपना शराबीपन का जो भी नुकसान है वो उसको पहले दिखता है, और मीटिंग में ओल्ड टाइमर्स बोलता है कि भैया तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो है सोबर रहना, फर्स्ट प्रायोरिटी सोबरिटी, और कुछ भी बात हो तो बोल देते कि अरे तुम आओ, मीटिंग में आओ और 12 कदम करो और तुमको अपने समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो प्लीज, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या किया जाए ऐसी समस्याओं पे? मेरा नाम हनी है, मैं एक शराबी हूँ। इसमें सबसे पहले क्या मैंने स्टेप वर्क किया है? अगर स्टेप वर्क किया है तो मुझे पता है कि मुझे अब अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। मेरा स्पॉन्सर है, मैंने आपको क्योंकि स्टेप वर्क में मैंने कई लोगों को ऐसे गिरते हुए देखा है जिन्होंने बिना स्टेप वर्क के अमेंड्स पहले कर लिए। अक्सर हम लोग मैं ये गलती, मैं 2009 में वैसे में ए में आया था, और रिकवरी मेरी आई थी 2010 9 अप्रैल 2010 को। वो एक साल में ए में आया था, तो मुझे सब कुछ पता लग गया कि भैया ये स्टेप वर्क होता है, और ये मैंने पकड़ लिया एक चीज, अमेंड्स। मैंने कहा सबसे बढ़िया तरीका है अपनी गलतियों को सामने वाले को बोलो कि भैया मैंने शराब पीते हुए ये गलतियां कर दी थी, आई एम सॉरी फॉर दिस। पर क्या मैं प्रिपेयर था उसके लिए? मैंने भी छठे सातवें, मैं 6 महीने सोबर था, 7 महीने, और मैंने जाके अपनी बीवी से, अपने ससुराल वालों से, अपने दोस्तों से, अपने पापा से, मम्मी से, सबसे जाके माफी वाफी मांग ली, और 90 महीने में मैंने जाके शराब पी ली। तो उनका पहला था कि यार ये कुत्ते की पूछ है, ये सुधरेगा नहीं है। मुझे अपनी रिकवरी में, मैंने जब वापस आया फिर मैंने स्टेप वर्क शुरू किया था, मैंने आई गेव टाइम टू माई ओन सेल्फ। एम आई प्रिपेयर्ड? क्या मैं तैयार हूँ इन सब चीजों के लिए? आपको मैं एक अपनी लाइफ बीती बताता हूँ कि मैं 10 साल की सोब्राइटी थी मेरी, और मेरा बेटा उस समय मेलबर्न में था, कोविड का टाइम था, 2020 की बात है। वो वहां पे रह रहा था, वहां पे भी अलाउड नहीं था घर से बाहर, उसका फ्लैट है वहां पे, तो वहां पे रहना अलाउड, घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। उसने, एक बार मैंने उसको बात कर रहा था फोन पे, या उसका मुझे फोन आया, और उसने मुझे सुनाया, बहुत सुनाया उसने मुझे, कि आपकी वजह से बचपन में मेरा ये हाल था, मैं डर के रहता था, आप इतनी शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, फलाना ढिमकाना। उसने मुझे करीब 10 से 15 मिनट तक मुझे मेरा वापस शराबीपन दोबारा, अपने बचपन की सारी बातें उसने मुझे याद दिलाई, और मैं, सन्नाटा छा गया मेरे दिमाग में एक मिनट के लिए। मैं, ये क्या हो रहा है यार? दिल तो कर रहा था उसको बोलूं कि भाई अब ये 10 सालों की बात करना, तुझे तो मेलबर्न भेजी है पढ़ने के लिए, तुझे वहां फ्लैट लेके दे दिया है, तुझे सब कुछ कर दिया है। पर मैं चुपचाप सुनता रहा उसकी बात। अब बोल ले यार, मैंने कुछ नहीं बोला उसको। और 15 मिनट बाद मैंने उसको पहले बोला थैंक यू, और फिर बोला उसको सॉरी। आई रियली अपोलोजाइज कि मैंने उस समय मुझे समझ नहीं थी कि हाउ मच आई हैव हर्ट यू।
बात समझ में आती है मुझे ये बात माधव। आई एम सॉरी। उसने फोन रखा और अगले दिन सुबह उसने मुझसे सॉरी बोला मुझसे कि पापा कल ना मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था मेरा, कि मैं ये कुछ था, उसका इशू था उसका, बट उसने सब कुछ मेरे से जोड़ दिया था उसने। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस जिस तरीके का मैंने नुकसान अपने बच्चों के बचपन में किया है या अपनी बीवी के साथ किया है, उसका अंदाजा शायद मैं नहीं लगा सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी भी कि कैसे मेरे को शराब ने इतना अंधा बना दिया था कि मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैं अपने, अगर मेरा फोर्थ फिफ्थ स्टेप में मेरे कितने एपिसोड्स मेरे घर वालों को, कई बार हम जाते हैं बात करते हैं तो ब्लैकआउट में कितने एपिसोड ऐसे हैं जो मैंने फोर्थ फिफ्थ स्टेप पे मेरे आए भी नहीं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है वो चीजों के बारे में। तो कई बार बोलते हैं मुझे, वो कहते हैं पापा बचपन में हम लोग, आप घर से बाहर ना निकल जाओ तो हम अपने टॉय बॉक्स के अंदर चाबी वहां छुपाते थे। तो मुझे तो सिर्फ लगता है कि शायद मैंने डैमेजेस कम किए हैं, या मैं अपने आप को, अपनी गलतियों को बहुत नजरअंदाज कर देता हूँ। बट अगर मैं उनके जिंदगी के उस हिस्से में जाऊं, अगर बैठूं जाके उस जिंदगी के उस हिस्से में, तो उनकी गलती क्या थी कि मैं शराबी बना। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा उनको प्यार देना पड़ेगा अभी, थोड़ा सा उनके लिए प्रे करना पड़ेगा। जब मैं ये करता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि वो अंधे नहीं है, वो समझदार है। बट टाइम तो दूं थोड़ा सा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि मेरा जख्म 1 मिनट में ही, उस बच्चे को, आज वो मेरा बेटा 26 साल का है, उसको देखो, उसको इतनी पुरानी बातें भी याद है आज तक। उसको एक एक बात याद है उसको। 10 साल के बच्चे को या 8 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को सब कुछ याद रहता है। और मुझे लगता है उन्होंने नहीं देखा। तो वट दे हैव गॉन थ्रू, आई हैव नो आइडिया, बट वट आई एम गोइंग थ्रू, आई हैव एन आइडिया। मुझे लगता है मेरा दुख सबसे ज्यादा है यार। नहीं, थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा उनको प्यार दो, थोड़ा सा उनको, उनके लिए प्रे करो। बाकी जो ईश्वर को मंजूर है वो होगा ही होगा। पर सम टाइम मुझको वो प्यार, मेरे बच्चे हैं यार, मेरी बीवी है, थोड़ा सा समय दो उनको। हो सकता है मुझसे कुछ ऐसी चीज हुई जो कभी अनजाने में दारू पी के, जो मुझको ना पता हो उनको पता है, जो उनको का हर्ट हुआ हो। पर हाँ, मुझे अपने पे काम करना है 1 साल के लिए, तो मुझे सिर्फ अपने पे काम करना है। बाकी जो ईश्वर को मंजूर। मैंने भी यही किया था। मेरे को, मेरी सोब्राइटी के, जब मेरा 1 साल हुआ था, उस समय मेरी बेटी उस समय 9 साल की थी। उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी एक, मेरे पास आज भी पड़ी है। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि, इंग्लिश में लिखी थी उसने, ये पहला साल है जब मेरे पापा हॉस्पिटल नहीं गए हैं, नहीं तो हर 6 महीने बाद मैं हॉस्पिटल में होता था, हर 6 महीने बाद। और मेरे जैसे शराबी को लगता था कि यार, जब मैं सोबर अप हुआ था तो मुझे आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं हर 6 महीने बाद हॉस्पिटल जाता हूँ, पर एक 9 साल की बच्ची को ये एहसास हो गया यार। तो गिव टाइम, समय समय, दिस टू शैल पास, थोड़ा सा टाइम दो। और खुंदक में कुछ नहीं किया यार, सब अपने हैं। हम, कोई हमको जान के चोट पहुंचाना नहीं चाहता है, सिर्फ प्यार दो। एक बार प्यार दे के तो देखो, मेरे जैसे स्वार्थी को प्यार देना नहीं आता है। हमको ए में, मुझे ए ने सिखाया ये प्यार करना। इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है जो कहीं नहीं मिलता आपको। यहाँ हर भाई गले लगाता है यहाँ पे। और यही चीज आई टेक बैक होम ऑल्सो।
घर पे भी यही चीज लेके जाता हूँ, दे यार देखी जाएगी, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी है, चिंता ना करो सब ठीक होगा। ए में आ गए हो ना और अपने पे काम कर रहे हो, सब ठीक होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। नेक्स्ट रवि भाई का हैंडल है। रवि भाई स्वागत है आपका। हाय फ्रेंड्स, मैं रवि शरावी। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले 9-1 महीने से तो मैं सोबर हूँ, और सर जो मैं रिहेब में था पहले 3.5-4 महीने पहले, उस रिहेब की जो मेडिसिन मैं अभी तक कंटिन्यू ले ही रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी बहुत वो कम भी होती जा रही है। सर अब मन में ऐसा डर हो रहा है, और घर वाले भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि डॉक्टर दवाई कम कर रहे हैं, कहीं उसका असर कम हो जाएगा तो तू फिर से नहीं दारू पीने लग जाए। वो डॉक्टर को बोलते हैं दवाइयाँ कि कब क्यों कम कर रहे हो, क्यों बंद करने की बातें कर रहे हो। तो सर ये मेरे माइंड में, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो शराबी को शराब से छुड़वाए, तो ये दवाइयाँ कम हो रही है, आज नहीं तो कल तो वो बंद हो ही जाएगी। सर उसका ये जो ये डर है, ये मतलब ये माइंड में है या एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है कि फिर से शराबी बन जाता है इंसान, समझ में नहीं आ रहा है कुछ सर। मेरा नाम हनीरक शराबी हूँ। सर ऐसा है, देर आर कई एविडेंसेस, ए में भी है बाकी जगहों पे भी है, कि कई बार साइकोलॉजिकली डैमेजेस अल्कोहल दी जाती है हमको शराब, जिसके बेस्ट तो जो जजेस है वो डॉक्टर्स ही है कि आपको दवाई की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके रिहैब वालों ने प्रिस्क्राइब किया है, आप किसी और साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, एक अपने आप को एक एनालिसिस ले लो उनसे। कईयों को जरूरत होती है, कईयों को जरूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं जज नहीं हूँ कि आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन या बॉडी कंडीशन क्या है अभी। पर हाँ, ए में ऐसा, वो जो देखो, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना, हमारे हिंदुस्तान में एक वो पर्सपेक्टिव है, किसी एक व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर उसे कहता है कि ठीक है भाई साहब एक काम करो, रात को ना ये नींद की गोली है, आराम से नींद आ जाएगी आपको। वो कहता है और लिखता है उसमें फॉर 10 डेज। और हमारे हम क्या करते हैं, वो 10 दिन की जगह हम लोग एक एक साल उसी प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई जाके लेते आते हैं। हम लोग डॉक्टर से सलाह भी नहीं लेते। डॉक्टर से सलाह लो, एक उससे पूछो कि भैया ये दिस इज, आप मेरा टेस्ट करना है, देखना है, मुझे देख लो। अगर आपको छुटकारा चाहिए दवाइयों से, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपके पेरेंट्स को या आपके फैमिली को ये लगता है कि दवाई छोड़ने के बाद आप मीटिंग से क्या आप छोड़ पाओगे अपनी, तो किसी एक ओपन मीटिंग में उनको ले आओ आप। वो ओपन मीटिंग में बैठेंगे, वहां लोगों को देखेंगे जो रिकवरी में है इस समय, शायद उनका भी माइंडसेट बदलेगा उनका। या आपकी फैमिली है तो उन्हें एल की मीटिंग भेजो एक बार। मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने एलेनॉन एलेटीन दोनों की थी। हेलो। जी जी रवि भाई, आई होप आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हाँ हाँ सर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा विराम लेना चाहूंगा कुछ अनाउंसमेंट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, स्वागत है आपका। तब कोई संदेश नहीं है। एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सनी भाई की, ये जो बोला जाता है जिसकी क्षण पास ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो क्या मीटिंग में आते रहने से, मेंबर्स से बात करते रहने से
सर्विस का काम करते रहने से ये समय निकल जाता है। मुझे 12 कदम जो है वो करना बहुत आवश्यक है। मेरा नाम हनी है, मैं शराबी हूँ। दोनों चीजें उतनी ही जरूरी है। अब मेरे को भी सर्विस में मेरे स्पॉन्सर ने जल्दी धकेल दिया था। सबसे पहले उसने मुझे चाय पिलाने के लिए बोला था। यहाँ पे मैं वो करना शुरू करता हूँ ना, तो जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। मेरी सोच में सेवा, जो मैंने आज तक कभी सेवा भी मैं करता था किसी के लिए, तो किसी पे एहसान करता था मैं। मेरे जीवन में किसी की हेल्प करना भी ना, दो ही कारण होते थे मेरे बैक ऑफ द हेड किसी की हेल्प करने के। पहला, जब मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरी मदद करे। दूसरा, कि वो 3 लोगों को जाके बताए कि मैंने उसकी मदद की है। तो मेरा हेल्प करने का मोटिव कभी नहीं था। स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू यहीं से हुई थी, सेवा से। जब मैंने थोड़ी छोटी छोटी सर्विसेज ए में ली। यस, ये इसने मेरी रिकवरी की मेंटेनेंस को बहुत सहारा दिया था, बहुत सहारा दिया था इनिशियल रिकवरी में। पर रिकवरी का मेन जो है वो है हमारी बिग बुक। बिग बुक के साथ साथ स्टेप्स। वो स्टेप्स मुझे हेल्प करते हैं मुझे अपने आप को पहचानने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। मैं अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाया था। मैं 34 साल अपनी जिंदगी के मैंने दिए थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उसको मेंटेन कैसे करना है। पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ वो मुझे नहीं पता था। वो मुझे स्टेप्स ने बताया, मेरी गलतियों के बारे में बताया, मुझे अपने आप से मिलवाया कि भैया तू इंसान है कैसा और अब तुझे क्या करना है। क्योंकि ना एक जैसे एक हमारी बिग बुक में कई जगह लिखा हुआ है चेंज 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 चेंज। मैं पढ़ता था, मैं बिग बुक मैंने जब चेंज के बारे में पढ़ता था तो मुझे लगता कि चेंज करना क्या है साला अपने आप के अंदर। मैं तो एक परफेक्ट इंसान हूँ हर तरीके से। मैंने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को हानि नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ नहीं दी है, धोखा नहीं दिया है। पर मैं चेंज करूं क्या अपने अंदर। जैसे मेरे को ना एक टी शर्ट बड़ी अच्छी लगती थी, मैं रोज वो टी शर्ट पहन के घूमता था। और मेरे घर वाले परेशान हो गए थे कि भैया ये टी शर्ट बदल लो यार आज। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छी लगती है। अब टी शर्ट में से बदबू आनी शुरू हो गई, हम लोग मुझसे दूर हटने शुरू हो गए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को। सबने कहा टी शर्ट तो चेंज कर लेंगे ना, मुझे अच्छी लगती है। पर जिस दिन मुझे एहसास हुआ ना ये बात का कि यार टी शर्ट बदलनी पड़ेगी यार, मुझे भी खुद को ही बदबू आनी शुरू हो चुकी है, तब मैंने वो टी शर्ट बदली। तो जो मेरी विलिंगनेस थी उसको चेंज करने की, वो मुझे मेरा प्रोग्राम ही देता है। मीटिंग्स, सर्विस मुझे कहीं ना कहीं एहसास दिलाती है कि मुझे करना है, और करने की शक्ति और प्रेरणा और कैसे करना है वो मुझे मेरे स्टेप वर्क ही बताता है। जब वो स्टेप वर्क किया तो मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगी जो मैं जानता तो था पर उसको कभी देखता नहीं था। और मैं कहता था सब लोग तो करते हैं यार, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। तो ये तो कॉमन है हर जगह पे। अरे भाई उनकी स्टोरी है, तेरी स्टोरी के अंदर उन चीजों ने तुझे कहाँ पहुंचा दी है तू वो देख ले। अब तुझे बदलना है तो देख क्या करना है तुमने फिर। तो स्टेप वर्क तो मतलब मेरे को जो चेंज करना है अपने अंदर, उस चेंज का एहसास करता है कि तुमने अपने आप में बदलना क्या है अपने अंदर। जब तक मैं वो उसको नहीं पहचानूंगा मैं कुछ बदल नहीं पाऊंगा। और जितना भी बदलाव अपने अंदर लेके आऊंगा ना वो टेम्परेरी होगा। वो सिचुएशन के हिसाब से होगा कि आज सिचुएशन ऐसी है तो अपने आप को बदल ले। वो बदलाव मेरा परमानेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने एहसास ही नहीं किया उसको क्या जरूरत है मुझे इसकी। वो एहसास मुझे स्टेप वर्क ही कराता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हंड्रेड नहीं है। एक और प्रश्न मन में आ रहा था हनी जी की, जैसे कभी कभी है ना ऐसी कोई एक समस्या आ जाती है कभी लेकिन लाइफ में कोई है मुझे लगता है कि यार ये चीज कभी
है ना चेंज नहीं होने वाली है और मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। तो मुझे ये क्यों भुगतना पड़ता है। और तो कभी या फिर किसी भी ए मेंबर के साथ में अगर कोई ऐसी समस्या फेस कर रहा है लगातार चल ही रही है तो लग रहा है कि यार ये चीज तो है ना, ये दिस विल नेवर पास। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे। मेरा नाम हनी है, एक शराबी। ऐसा नहीं होता। मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि अगर देखो भैया, मुझे इधर मेरी डायरेक्शन सही नहीं है, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ पर मेरी डायरेक्शन कई बार उल्टी हो जाती है और मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। ये ऐसा मेरी जिंदगी में भी बहुत बार हुआ है कि मुझे लगता है कि ये चीज चेंज क्यों नहीं हो रही है, इतना तो मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। जैसे पारिवारिक में कि भैया मैं हर काम कर रहा हूँ पर इन लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे लिए बदल ही नहीं रहा, या आज भी मुझे वैसे ही समझते हैं। ऐसा नहीं होता कभी, या तो मेरी डायरेक्शन सही नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे जरूर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं और मेरा स्पॉन्सर। ये बड़ी अच्छी कहानी है मेरे साथ में। मैं अपने स्पॉन्सर से ना कभी भी अर्ली रिकवरी में सच नहीं बोलता था। जैसे कि मेरी बीवी से लड़ाई हुई, तो लड़ाई हुई मेरी बीवी से, तो मैंने पहले हम दोनों के बीच में आवाज ऊंची हुई, फिर गाली गलौज हुआ, फिर जूते चप्पल चले, फिर मैंने उसके खानदान के बारे में बोला, उसने मेरे खानदान के बारे में बोला, फिर बंद हो गए। सुबह जब मैंने स्पॉन्सर को फोन किया तो मैं स्पॉन्सर से बोलता था, सर मेरा ना कल बीवी से थोड़ा झगड़ा हो गया। अब स्पॉन्सर के हिसाब से झगड़ा क्या होगा, आवाज ऊंची होना। पर मैंने क्या क्या किया था मैं कभी नहीं बताता हूँ। इसी तरह ही मेरे अंदर जो फीलिंग्स चलती हैं डायरेक्शन के लिए, मैं बताता नहीं हूँ किसी को ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे यार। आज लोग मुझे 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 पूछेंगे तू कर क्या रहा है, ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है। पर कई बार जो थर्ड मेरे स्पॉन्सर मुझे, मैं कई बार उनको बोलता था ना ये बात, तो मुझे कहता था कि स्टेप 3, सिर्फ ये बोलता था स्टेप 3। मैंने कहा स्टेप 3 क्या, स्टेप 3 आंसर तो दो मेरी बात का, मुझे आंसर चाहिए। फिर वो कहता किताब खोल स्टेप 3 पढ़। मैं ना भगवान बनना शुरू हो जाता हूँ। ऐसा प्रभु ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई है जो चेंज नहीं होती है। चेंज हर चीज होती है। नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। ये सुना है डायलॉग, ये वाला स्टोरी वाला, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। कोई बदलाव नहीं होता और कुछ नहीं बदलता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं बदल रहा हूँ या चीजों को बदल रहा हूँ, पर वो बदलाव हो नहीं रहा होता। वो मुझे लगता है सिर्फ क्योंकि मैं मेहनत इतनी कर रहा होता हूँ। पर जब मैं हेल्प लेके अपना वो एक इवेल्युएशन कराता हूँ अपने स्पॉन्सर से या फेलो मेंबर से, तो मुझे समझ में आता कि हाँ यार, मुझे यहाँ पे ये चीज और करनी पड़ेगी ताकि ये रिजल्ट आए मेरी जिंदगी के अंदर। अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे तो कोई उसका भी आंसर दूंगा, क्योंकि ये होता क्या है, मुझे ये थोड़ा वेगली आंसर है कि चीजें तो बदलेंगी भाई, चीजें क्यों नहीं बदलेंगी। मेरे साथ में अगर मैं आपको अपनी जीवन की एक छोटी सी ब्रीफ सिनॉप्सिस दूं, अगर तो मैं ना एक तालाब का मेंढक था। मुझे इतना सही चाहिए था, बस इतना सही कि ताकि मेरा परिवार चल सके, ये चल सके। और ईश्वर ने कुछ और सोचा होता मेरे बारे में। उसने मुझे आज जो जिंदगी में जी रहा हूँ वो मेरी सोच से बहुत परे थी। मैंने नहीं सोची थी जिंदगी ये वाली, कभी भी नहीं। और आज उसने जो कुछ दिया है ना मुझे, जैसा भी दिया है, वो सब उसकी कृपा है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे कोई पूछता ना कि भैया यहाँ तक पहुंचे कैसे, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचा। धक्का वो मारता गया, मैं चलता गया बस। पेन डेफिनेटली देयर वाज, माय जर्नी वाज वेरी पेनफुल। फर्स्ट मेरे जीवन के पहले 2 साल मतलब इतने तकलीफ वाले थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने नौकरी भी ऐसी जगह की थी मैंने, जो मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे था, 2.5 घंटे की दूरी पे।
2.5 घंटे जाता था, 8 घंटे वहां रहता था, फिर 2.5 घंटे वापस आता था, फिर मीटिंग करता था, फिर घर आता था। 1.5 साल किया मैंने कहा क्या बेवकूफ बन गया हूँ यार ये तो मैं आके। पर वो चीज मेरे आज काम आती है। सो वो चेंज हर चीज होगी भाई, हर चीज। अगर आप ऑनेस्टली उस पर काम कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, तो 110% चेंज होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। जी जी। तो लेकिन हनी भाई ऐसा मतलब अगर ये रिश्ते नातों की बात की जाए तो ठीक है, हो सकती है। लेकिन मानो कि किसी मेंबर को कोई एक शारीरिक समस्या है, तो अ, वो तो चेंज नहीं होने वाली है, तो इसमें फिर से क्या चेंज होगा? अरे शारीरिक समस्या है तो क्या कर सकते हो आप? अगर मेरे को कोई शारीरिक समस्या है और मैं कहूँ कि उसको मैं अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अब जैसे ये मेरा अल्कोहलिज्म था, क्या ये जा सकता है मेरी जिंदगी से? कभी भी। नहीं हो सकता। मैंने क्या किया इसको? मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि भैया ये तो मेरे लकड़ियों में जाएगा मेरे साथ में, तो ये करेक्ट। अब जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पास चॉइस आ गई एक, कि अब इसको एक्सेप्ट करके मैंने जीना कैसे है। अब मैं आज भी पार्टीज पे जाता हूँ, मैं आज भी गेट टुगेदर्स पे जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ वहां पे जहाँ पे शराब सोशली एक्सेप्टेबल है, करेक्ट। अब मैं नहीं पीता। तो जब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो मुझे एक्सेप्ट करनी है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जैसे मेरा बॉस है, तो मेरा बॉस ने रोज सुबह मैंने ऑफिस जाना है, उसने मुझे 2 गाली देनी देनी है, उसने मुझे डांटना ही डांटना है। भाई वो काम किसका है? उसका। वो काम कर रहा है ना अपना, मुझे अपना काम करना है। या तो मेरे पास चॉइस है नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ लूं, है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ऐसा ही है ये नहीं बदलेगा। आप जी समझ पा जी रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाहता जी हूँ? जी। हाँ हाँ। यहाँ तो पे अगर मैं अगर मैं कैसा हम। हाँ, अगर मैं चीजों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जी, जो हमारे ये में बोला ही जाता है ना कि नजर बदलोगे तो नजारे भी बदल जाते हैं। तो डेफिनेटली ये तो ये मुझे ताकत देती है कि मेरी जो समस्या है उससे मुझको ना फिर से अपने आप को खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी भी मेंबर की कोई भी प्रश्न हो, स्वागत है आपका। अभी भी हमारे पास में कुछ 13 मिनट का समय शेष है। जी बंटी, किसी मेंबर का भी कोई भी प्रश्न हो, स्वागत है आपका। तो फिर कोई नहीं है तो हाँ, एक और प्रश्न मन में आया था जी कि क्या ये जो हमारा जो स्लोगन है ये कि समय निकल जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जो मेरी जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन और आलस, और इसको आगे नहीं बढ़ाता, ऐसा कर सकता है क्या? जी वही पूछ सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक स्लॉथ जो है वो हमारा अलग नजरिया है। वो तो मैं काम को टालता हूँ। देखो, दिस टू शैल पास वर्क्स प्राइमरीली ऑन इमोशंस। मेरे जैसे शराबी के लिए ना अपने इमोशंस को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले कभी भी जब तक मैं शराब पी रहा था, अपने हर इमोशन को हैंडल करने के लिए मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था।
और जब अब मुझे पता है कि मैं शराब नहीं पी सकता, तो मुझे उस सिचुएशन को कि आज तक पास्ट में मैंने कभी इन चीजों को फेस ऑफ नहीं किया, कभी भी आमने सामने में इनके नहीं आए इमोशंस के, क्योंकि मुझे मेरी शराब ने इन इमोशंस के सामने आने नहीं दिया। अब मुझे इसको हैंडल करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मैं बेचैन हो जाता हूँ जब कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे ये इमोशन, जैसे गुस्से का है, ईर्ष्या का है, तो मुझे वहां पे अपने आप को रोकना पड़ता है, और कई बार मैं अपने आप को कोड़े भी मारता हूँ। जहां तक रही प्रोक्रेस्टिनेशन तो मेरा प्योरली आलस है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं काम को टाल रहा हूँ अपने आप को किसी और मजे के लिए। या तो मुझे मेरा बिस्तर बड़ा पसंद है कि चल यार कल कर लेंगे, कुछ नहीं, बिजली का बिल है ना कल जमा करा देंगे, ये काम है ना कल कर लेंगे। मैं मेरे जैसे शराबी के लिए काम करना जवानी में मौत है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं दिसंबर जी को ना एक बार, वो मेरे घर के पास रहते थे, उस समय उनकी सोबराइटी थी 34 साल की, मैं होऊंगा 7-8 साल सोबर होऊंगा मैं भी। मैंने उनको बोला दिसंबर जी को, मैंने कहा दिसंबर जी आप बोर नहीं होते हो, रोज इतने सालों से आप वही बिग बुक पढ़ते हो, वही रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, सेम चीजों से। कहते हैं हनी मुझे ना मतलब आपका रूटीन क्या है, आज तक का रूटीन क्या है आपका? कहते हैं मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश ब्रश जो दिनचर्या करके मैं अपनी किताब उठाता हूँ, लाल किताब, डेली रिफ्लेक्शन, पहले मैं वो पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं बिग बुक उठाता हूँ, मैं 2 पन्ने बिग बुक के पढ़ता हूँ। 34 साल की सोबराइटी, आज भी वही डेडिकेशन उनकी। और फिर मैंने अपने आप से पूछा ये बात, मैंने कहा तू क्या करता है? और मेरा आंसर था, मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस, मैं जब सुबह उठता हूँ अपने बाकी सारे काम करता हूँ, इंस्टाग्राम भी देखूंगा, फेसबुक भी देखूंगा, चाय भी पीऊंगा, अखबार भी पढ़ूंगा, टीवी भी देखूंगा, नाश्ता भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, काम पे चला जाऊंगा। फिर याद आता है मुझे, ओहो रिफ्लेक्शन तो पढ़ी नहीं मैंने। फिर मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ और अपना रोज व्हाट्सएप ग्रुप पे में से वो आई जाती है पूरी आपकी रिफ्लेक्शन। तो मैंने शंबर जी आपको व्हाट्सएप से ही आता है आपको? कहते हैं सबसे मुश्किल काम एक शराबी के लिए क्या होता है ना, कि सुबह उठ के वो किताब उठा के उस पन्ने पे जाके वो रिफ्लेक्शन पढ़े। मैंने कहा तो बात सही है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं सुबह चाय का कप उठाने से पहले अपनी लाल किताब उठाता हूँ। मैं वेट नहीं करता कि किसी का मैसेज आ जाएगा या उस मैसेज में पढ़ लूंगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि मुझे अपने आप को एक रिमाइंडर देना था। तो जहां तक मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन थी, वो आलस है मेरा कि चल यार हो जाएगा ना यार, मैं जो चीज मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी भी उसको टालूंगा नहीं, मैं उसको करूंगा। आज आपकी फ्लाइट की टिकट है, आपको आने जाना की टिकट है आपकी, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि चल यार 1 घंटा बाद चलते हैं? नहीं, आप टाइम पे उठोगे, टाइम पे जाओगे, समय से पहले पहुंचोगे आप। आपकी कोई मीटिंग है, मीटिंग बहुत अर्जेंट क्लाइंट के साथ में है, वो बुलाता है आपको, मैं कभी भी टाइम मिस नहीं करता कि लेट नहीं यार। पर अपनी जो चीज मुझे आराम से मिल जाती है ना, मैं कहता हूँ, ठीक है यार हो जाएगा, कर लेंगे इसको भी। तो ये सब मेरा नजरिया है उस चीज के लिए, और तब से लेके आज तक मैंने भी वही किया है। बेशक मैं भी रोज सुबह चाय का कप तब उठाता हूँ, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ूंगा जी, क्योंकि मुझे अपने आप को रिमाइंडर देना होता है कि भैया मैं एक शराबी हूँ। तो इसको मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में सिलेक्टिव एमनीजिया, कि शराबी को जो चीज पसंद है ना, वो करके रहता है। वो कहते हैं जैसे मर्जी करके करे वो। अगर आपको दिल है भटूरे छोले खाने का, अगर आपको, तो आप जैसे मर्जी करके उसकी दुकान पे पहुंच जाओगे कि आप दिल है खाने का मेरा। तो ये तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है कि भैया मेरे लिए जरूरी क्या है, क्या जरूरी है कि नहीं, जरूरी है तो कर भाई। डू यू हैव एन ऑप्शन? नो, आई डोंट हैव एन ऑप्शन, आई हैव टू डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद हनी भाई। विशाल भाई आपका हैंडल था, कैसे आपका कोई?
क्या कह रहे हो? विशाल भाई का इंडेक्स था। विशाल जी, क्या किसी के मेरे को कुछ प्रश्न हो दोस्तों यदि आपके मन में विशाल बोल रहा हूँ, विशाल। जी 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 हो जाती है सर कभी कभी ना, मतलब 1.5 साल से वैसा मैंने कोई टेस्ट वूस्ट कराया नहीं था, और मेरे को थोड़ा सा साइकोलॉजी लग भी रहा था 2-3 महीने से, मैं करा लिया जाए। और मैं 46 के करीब हूँ, मेरी एज ना 46 क्रॉस कर गया हूँ। तो कभी जिंदगी में शराब पी तो कभी ऐसा मेडिकल को दिमाग में भी नहीं और सोचा भी नहीं। ये जो आज मेरे को रिपोर्ट आई ना, मतलब ब्लड वो प्रोटीन थोड़ा, तो सर ने भी किसी ने मेरे को, मैंने मैसेज भी किया रिपोर्ट, मेरे को बड़ा यार विशाल भाई अपने इसके ऊपर बात करते हैं मीटिंग के बाद। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी प्रे करते हैं, ठीक है, सॉरी। थैंक यू विशाल भाई। दोस्तों 5 मिनट का समय शेष बचा है, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो स्वागत है आपका। आगे आए जिस तरफ अपने प्रश्न की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, माइक से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अजय भाई स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय महेश शराबी। आवाज आ पा रही है मेरी जी? जी बिल्कुल। रमेश जी अजय भाई। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था अनिल भाई से, जैसे बोलते हैं दिस टू सेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त भी गुजारते गुजारते जो है ना, मेरे को सोबराइटी के 4 साल होने वाले हैं जैसे। और वाइफ का आज तक मेरे से जो है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया है, मतलब जो है ना, बात करने का तरीका नहीं है, बोलती नहीं है, मतलब सीधे मुंह, खाना डालने के टाइम पे खाना नहीं पूछती है। और मेरी भी वो ऐसी है, मैं भी नहीं बोलता खाना बना दो, मैं भी कहता हूँ मैं जो बोलूँ इसको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को रात को रोटी खानी होती है मीटिंग से आने के बाद, वो नहीं बना के रखती है तो मेरे को तकलीफ होती है इस बात की, लेकिन मैं उसको तकलीफ को उसको बोलता नहीं हूँ। और क्या नाम है, वो अपने आप से बनाती नहीं है, मैं उसको बोलता नहीं हूँ, मैं अपने आप से फिर जो रखा होता है ना चुटर पुटर, या बाहर से लाके खा लेता हूँ। तो मतलब ये किस तरीके से ऐसे चलता रहेगा, मतलब कई बार दिमाग में आता है यार, मैंने कहा यार शराब भी नहीं पी रहा अब तो मैं, और उसके बाद में मतलब ऐसा बेहव मेरे साथ में कब तक चलेगा यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये। और कभी भी घर से निकल जाती है, कभी भी कहीं चली जाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं इसका बाहर कोई चक्करबाजी तो नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा आता है। क्योंकि मेरे साथ तो रिलेशन है नहीं ना, मतलब जो होना चाहिए हमारा फिजिकल रिलेशन, वो हमारा आज तक नहीं बन पा रहा है 4 साल से। तो मेरे को ऐसा लगता है यार कहीं बाहर का कोई अफेयर तो नहीं है, कोई चक्कर तो नहीं है, ऐसी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। और मतलब जो है ना, बड़ी अस्त व्यस्त दिमाग में आ जाती है कई बार, लेकिन मैं तो डेली मीटिंग से जुड़ा रहता हूँ ना, तो शराब का विचार नहीं आता, मतलब क्योंकि मेरे को बता दिया गया है पहला घूंटी खाता है, शराब किसी समस्या का हल नहीं है, वो चीज तो मान ली कर ली। लेकिन ये कैसे चलता रहेगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इससे पार पाऊं, मतलब हनी भाई इस बारे में कुछ बता पाए तो। समय भी कम है। मैं बताता हूँ, मेरा नाम अनिल शराबी हूँ। अब आपने बड़ी सही बात, ये बहुत कम लोगों में इतना हौसला होता है कि वो बात की शेयर कर दें। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं भी अर्ली रिकवरी में था तो मुझे अपने बच्चों पे ना बड़ा गुस्सा आता था। मैं कई बार दोपहर को मैं लंच करने घर पे आता था तो मेरे बच्चे जूते यहाँ फेंके होते थे, कपड़े यहाँ पे, मेड उनको खाना दे रही होती, लॉबी में बैठ के खाना खा रहे होते थे। डांटता था इनको मैं, तुमको अकल नहीं है क्या, अपने रूम में जाकर जूते रख के ये सब कुछ करो। अपने स्पॉन्सर से बात की तो स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि जूते वो फेंकते हैं, परेशानी किसको है? मैंने कहा मुझको। कह तू रख दे जाके। मैंने कहा अगर मैंने रख दिए तो वो सीखेंगे कैसे, वो कहाँ रखते हैं? कह रहा फिर लड़ ले। मैंने कहा फिर इससे रिश्ता खराब हो जाएगा मेरा। कह रहे फिर क्या कर सकते, तेरे पास चॉइस क्या है? मेरा चॉइस तो कोई नहीं है। मैंने कहा कर फिर। मैंने वो करना शुरू किया। मैंने 2 बार 4 बार, हफ्ता 10 दिन मैंने किया वो। उसके बाद से आज तक वो जूते अपने आप रख रहे हैं वो। मुझे परेशानी नहीं हुई। भाई ऐसा है, जहां तक रही मियाँ बीवी की, ये जो आप अब बात शेयर कर रहे हो, इसके लिए तो आप दोनों को बैठना पड़ेगा एक बार। क्योंकि मेरे साथ मेरी बीवी की भी टकरार कई बार होती है इन चीजों पे, और होती भी रहती है। ये तो मियाँ बीवी का असूल ही है, बनता है। जब तक वो खुल के बात नहीं करता ना, जो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे ना अपनी
फीलिंग्स को, अपने गुस्से को भी, अपने प्यार को भी, किसी भी चीज को जाहिर करना नहीं आता तरीके से कि मैं जाहिर कैसे करूं उसको। क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक या तो थोपना आता है चीजों को उन पर कि भाई मैं सही हूं तुम गलत हो। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक इंग्लिश की कहावत है वो बताया था, आई वुड रादर बी हैप्पी देन टू बी राइट। मैं कई कई जगहों पे मुझे पता है कि वो लोग गलत हैं, पर मैं क्या बोल सकता हूँ यार। हमको भी बताया गया उनका ईश्वर उनके साथ है, उनकी जिस तरह मेरी सेल्फ विल है उस तरह उसकी भी सेल्फ विल है, सामने वाले की भी। जिस तरह मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स का नाजायज फायदा उठाता हूँ उस तरह सामने वाला भी उठाता है। पर आज तो जब मुझको ये बात पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उसका देखना है ना अभी। तो मैं तो अक्सर इस बारे में अपनी बीवी से भी बड़ा ओपनली बात करूं। मेरी भी उम्र 50 से ऊपर की है, मैं 51 का हो जाऊंगा इस साल। पर मैं भी खुल के बात करता हूँ इस बारे में। किसी और की बीवी से नहीं कर रहा हूँ, अपनी बीवी से कर रहा हूँ। किसी और की बीवी से करूंगा तब गलत बात है, अपनी बीवी से तो मैं कर ही सकता हूँ ना। पर मुझे एक सभ्यता और बाउंड्रीज और अपनी लैंग्वेज का वो एक, जब मैं एक दायरा रख के बात करना शुरू करता हूँ ना, तो सामने वाले को भी समझ आता ही आता है कि भाई कि बंदा चाहता क्या करना। माई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन माई वर्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं उस पे कॉन्वर्सेशन क्रिएट करनी पड़ती है। और जो मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर रिजेंटमेंट आती है। उसके लिए तो सिर्फ प्रेयर ही है कि आप यू प्रे फॉर हर। उसके लिए अब ये कहना आसान है तो करना उतना ही मुश्किल है। पर इसके अलावा मेरे पास चॉइस कोई नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप अजय भाई आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। ओके दोस्तों, मीटिंग समाप्ति का समय भी पूर्ण हो चुका है। एक बार पुनः अनिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अनिल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अपने संसद की समय हमारे लिए निकाला। और थैंक यू सो मच। जो भी प्रश्न थे उसका बहुत ही सुंदर आपने जाकर भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल भाई एक निवेदन करूंगा, यदि आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें। यदि कोई नंबर किसी भी कारणवश प्रश्न नहीं पूछ पाए तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। दोस्तों अनिल जी अभी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई शंका है, स्वागत है आपका। आप चाहें तो बर्निंग भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का समय लेकर आप अपने प्रश्न अनुभव साझा कर सकते हैं। जी विजय भाई, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय राज है और मैं एक शराबी हूँ। केवल और केवल उच्च शक्ति की कृपा से, प्रोग्राम की मदद से आज के दिन शराब की पहले बूंद से दूर हूँ। चेयरपर्सन जी, मैं 1 मिनट या 1.5 मिनट की एक शेयरिंग लेना चाहता हूँ। रनिंग जी स्वागत है विजय भाई। जी 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 धन्यवाद। दोस्तों, इससे अगली बार मेरा रिलैक्स हुआ था, इससे पहले तभी एक भाई शेयर कर रहे थे घबराहट वगैरह की। तो ये चेयरपर्सन जी, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ ही हुआ था। जब अगली बार मैं सेंटर में था तो वहाँ एक योगा रूम था, वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था और वहाँ बुक भी निकाल के पढ़ सकते थे। तो मैं उसके अंदर गया तो एकदम से किसी ने, पेशेंट ने वो गेट लगा दिया। तो एकदम मेरी घबराहट हो गई, अरे गेट लगा दिया कैसे खुलेगा। तो ऐसे मेरी घबराहट हो जाती थी। उसके बाद मैं सेंटर से घर भी आ गया था। तो मैं लेटा रहता तो किसी का नाम याद नहीं आता, तो मेरे को एकदम घबराहट हो जाती थी बहुत बुरी तरीके से, और मैं उसको याद करता था। और फिर हमारे घर के आगे थोड़ी सी गली है हमारी छोटी सी, उसमें घूमता रहता था याद कर। जब तक वो याद नहीं आता था वो घबराहट रहती थी मेरे को। तो ये रिलैक्स होने के बाद में जब सोसाइटी में आता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता था, बहुत घबराहट होती थी। लेकिन अब मैं वन डे एट टाइम, एक एक दिन के हिसाब से, जैसे जैसे थोड़ी सोसाइटी बढ़ी है तो अब ऐसा नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ या अकेला हूँ, पर ऐसी कोई घबराहट की बात अब नहीं होती है। ये रिलैक्स टाइम शुरू मेरे साथ भी हुआ था। और चेयरपर्सन जी, यही मैं शेयर करना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयरिंग का मौका दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आपके अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए। दोस्तों, अभी भी हमारे पास में 7 मिनट का समय शेष है। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई शंका हो, सुझाव या फिर पढ़नी शेयर करना चाहते हो, स्वागत है आपका। कोई संदेश नहीं तो हनी जी, बस क्योंकि मीटिंग समाप्ति के हम पास एक पहुंच ही चुके, तो आप एक लास्ट एक ये कि आप क्या एक हम सभी को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी मीटिंग में अधिकतर सभी न्यूकमर्स ही हैं, तो दिस पास इसको कैसे फॉलो करें और आगे हम कैसे बढ़े, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ट्रस्ट करो। सही में ये प्रोग्राम में इतने 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 चमत्कार हैं, सिर्फ थोड़ी सी पेशेंस हमको चाहिए होती है और आते रहो। किसी की जिंदगी है अलग, द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड लगता है हमेशा। मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव है। मेरे को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पता है, कोई भी जीवन में मैंने देखा है अपने 16 सालों में, कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस का वो नहीं देता मूल मंत्र कि कैसे मैंने इस बिजनेस में तरक्की की है। पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई दूसरे भाई की सोसाइटी में पूरा साथ देता है। जो प्यार मुझे यहाँ, मैं सही में अकेले नहीं कर सकता था। ये मुझे इतना प्यार मिला इस फेलोशिप के साथ में। और वही है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ईश्वर हम सब, मतलब ईश्वर की ना एक असीम कृपा है, वो है सिर्फ शराबियों पे। पता नहीं क्या है, ईश्वर ने हम शराबियों को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जो आज तक कभी नहीं मिला उनको। और सिर्फ थोड़ा सा विश्वास रखो यार, सब 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 ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये, मतलब मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि जिसके बारे में मैं बता, बहुत लंबी स्टोरी है मेरी। तो थोड़ा धैर्य रखो, आते रहो आते रहो आते रहो बस। और कोई 1 डे एट ए टाइम पकड़ के रखो, थोड़ी सी सही है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ और स्टेप्स को प्लीज प्लीज प्लीज। बिग बुक हमारा वो है, किताब है हमारी, ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और मैं तो, मेरे साथ भी हुआ है, जब मुझे भी किसी उल्टाइवर ने कहा था कि कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी हो रही है तो कोई ना मिल रहा हो तो बिग बुक करना है, रैंडमली आंखें बंद करके पन्ना खोल लिए कोई भी है। मैंने कई बार किया ये, तो मुझे जवाब मिला है उसका। तो आते रहो भाई। ये पता नहीं शराबियों ने लिखा हुआ प्रोग्राम था और इतना चमत्कारी हो सकता है, वो कोई सोच नहीं सकता था। तो हम लोग, हमारी जो जून है ना, वो बड़ी प्यारी है एल्कोहलिक्स की। तो आते रहो, मैं तो बस यही बताऊंगा। और 1 डे एट अ टाइम, जस्ट कीप फेथ, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, दैट इज द मूल मंत्र। यही है हमारा मूल मंत्र। तो जी जी, वंस अगेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच फॉर हम कॉलिंग मी। जी निवेदन करते हैं, आप ऐसे ही आते रहें और हमें अपने अनुभव द्वारा मार्गदर्शन देते रहें। थैंक यू सो मच अमिता। थैंक यू सो मच पुत्र। दोस्तों, मीटिंग